Malnutrition and starvation remains the major problem in many parts of the world. Recent estimates have suggested that malnutrition affects 15 to 40% of UK hospital admissions. Malnutrition may be due to poverty or the result of illness. पॉवर्टी की वजह से तो होती है, वो आप सब लोगों को पता है, ठीक है। इलनेस की वजह से भी हो सकती है मेलन्यूट्रिशन। मेलन्यूट्रिशन अकर्स इन एनोरेक्सिया नरोजा एंड इन अब्यूज ऑफ अल्कोहल और अदर एडिक्टिव ड्रग्स, ठीक है। एनोरेक्सिया नरोजा इटसेल्फ अ डिजीज, ठीक है। और दूसरे नंबर पे अगर कोई जो पर्सन है वो एडिक्टिव है, अल्कोहल अब्यूज़ करता है, ठीक है। अब्यूज़ का मतलब पता है किस चीज़ का, मिस यूज़ करना, ठीक है। अल्कोहल ड्रिंक करता है या कोई भी और एडिक्टिव मेडिसिन लेता है, तो उनमें जो भूख होती है वो कम हो जाती है। मीन्स जब वो नशे में पड़े होते हैं तो पड़े ही पड़े हैं, ठीक है। ना उन्हें ये पता है कि ब्रेकफास्ट करना है, ना उन्हें पता है लंच करना है, ठीक है। तो इस तरह से वो टाइमली अपना जो मील है वो नहीं लेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होंगी। क्योंकि ये एडिक्टिव होते हैं तो ये यूजुअली रूटीन में ये वाली हरकत करते हैं। एक दो दिन में करने से कोई इतना इशू नहीं बनता, लेकिन जो एडिक्टिव होते हैं वो उनका रोज़ाना का वही सेम रूटीन होती है, तो इस वजह से उनमें मेल न्यूट्रिशन हो जाती है। इट इज़ अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ अनट्रीटेड एडवांस HIV इन्फेक्शन। HIV इन्फेक्शन में भी एनोरेक्सिया होता है, ठीक है। उसमें भी भूख की जो कमी होती है, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाती है। इलनेस में प्रोड्यूस प्रोफाउंड चेंजेस इन एन इंडिविजुअल्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड अल्टर्स द एपिटाइट एंड द एबिलिटी टू ईट एंड कम्युनिकेट। अपने माइक्स म्यूट रखें, ठीक है। हमने किसी का न्यूट्रिशनल स्टेटस जब मेजर करना होता है तो हमारे पास कौन से पैरामीटर होते हैं, कैसे हम कर सकते हैं। एक तो मेल न्यूट्रिशन की वजह से क्या होता है कि अगर कोई पर्सन जो मेल न्यूट्रिशन का पेशेंट है, ठीक है, अगर वो बीमार हो जाए तो वो जल्दी उसकी जो बीमारी है वो नहीं जाती, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर उसका ऑपरेशन कोई सर्जरी वगैरह हो जाए तो उसके जो वुंड्स होंगे वो जल्दी हील नहीं होंगे, ठीक है, मेल न्यूट्रिशन की वजह से। मेजरमेंट इसकी कैसे करते हैं, हाइट, वेट एंड बॉडी मास इंडेक्स। What are the different types of nutritional assessment? न्यूट्रिशनल असेसमेंट की डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं, कैसे कैसे हम न्यूट्रिशन को असेस कर सकते हैं। एन इजी वे टू रिमेंबर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट इज ABCD। ABCD आप लोगों ने याद रखना है। कौन कौन सी ABCD में, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स हैं, ठीक है, बायोकेमिकल, क्लिनिकल एंड डाइटरी, ठीक है। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स क्या होती हैं, एंथ्रोपोमेट्री में क्या होता है, हाइट, वेट, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी सरकमफेरेंस, किस जगह पे आप सरकमफेरेंस कर सकते हैं मेजर, रिस्ट पे कर सकते हैं, हिप एंड लिम्स, ठीक है। जब आप रिस्ट का, हिप का या लिम्स का सरकमफेरेंस मेजर करेंगे तो उससे आपको आइडिया होगा कि ये पर्सन नॉर्मल है, उसके मसल्स की वेस्टिंग चल रही है या ओबीज है। अकॉर्डिंगली आप उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। एंड स्किन फोल्ड थिकनेस, और उसकी अगर आप स्किन को पकड़ेंगे तो उससे आपको उसकी स्किन फोल्ड की थिकनेस क्या है, ठीक है, वो आपको आइडिया हो जाएगा कि स्किन बिल्कुल थिक है, दैट मीन्स बिल्कुल थिन है, दैट मीन्स वेस्टेड, उसकी वेस्टिंग हो रही है मसल्स की, ठीक है। नॉर्मल का आप आइडिया लगा लो, क्योंकि जितने आप लोग नॉर्मल लोगों से मिलेंगे आप उनका स्किन फोल्ड देखेंगे। एक वेस्टेड जो वेस्टेड है जिसमें मसल वेस्टिंग चल रही है उसकी आप देखेंगे, और उसके अलावा जो ओबीज है उसकी देखेंगे, आपको डिफरेंस का आइडिया होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बताऊंगा तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। जब आप इटसेल्फ डिफरेंट लोगों का स्किन फोल्ड को देखेंगे उसके बाद ही आप उसको आइडिया लगा सकते हैं। उसके बाद बायोकेमिकल है। बायोकेमिकल असेसमेंट यूजेस लेबोरेटरी मेजरमेंट्स, ठीक है। इसमें हम लेबोरेटरी मेजरमेंट्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कौन सी लेबोरेटरी मेजरमेंट्स यूज़ करते हैं, सीरम प्रोटीन, इनके सीरम के अंदर प्रोटीन कंटेंट कितना है, ठीक है। सीरम माइक्रोन्यूट्रिएंट लेवल, सीरम के अंदर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनका लेवल कितना है, सीरम लिपिड्स and immunological parameters to assess the general nutritional status and to identify specific nutritional deficiencies, ठीक है।
हम सीरम के अंदर प्रोटीन्स का लेवल, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का लेवल, लिपिड्स का लेवल, इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होती हैं जिनको हम एंटीबॉडीज़ का नाम देते हैं, ठीक है, उनका लेवल चेक करते हैं। उससे हमें उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस का पता चल जाता है, ठीक है। अगर वो नॉर्मल से कम होंगे दैट मीन्स उसका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो ठीक नहीं है, ठीक है। अगर वो नॉर्मल होंगे, नॉर्मल रेंज में होंगे, वो आप लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद क्लिनिकल मेथड में हम लोगों ने क्या चीज़ देखनी है। क्लिनिकल मेथड ऑफ असेसिंग न्यूट्रिशनल स्टेटस इन्वॉल्व चेकिंग साइंस ऑफ डेफिशिएंसी एट स्पेसिफिक प्लेसेस ऑन द बॉडी or asking the patient whether they have any symptoms that might suggest nutrition deficiency from the patient, ठीक है। आप लोगों ने कुछ सर्टन एरियाज पे फोकस करना है जिससे आपको आइडिया होगा कि इस पेशेंट के अंदर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी चल रही है या नहीं चल रही, ठीक है। कौन से सर्टन एरियाज, फॉर एग्जांपल हेयर लॉस, ठीक है। उसके अलावा उसके जो बोन थिकनेस है, ठीक है। उसके अलावा स्किन के ग्लो से आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। Dietary methods of assessment includes looking at the past or current intake of nutrients from the food by individual, ठीक है। डाइटरी असेसमेंट आप कैसे कर सकते हैं कि आपने पेशेंट करंटली क्या चीज़ें इनटेक कर रहा है, उसकी डाइट में कौन सी फूड है, ठीक है। उसके अलावा पास्ट में वो कौन सी जो डाइट है वो इनटेक कर रहा था, उससे आप लोगों ने आइडिया लगाना है कि इसका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो कैसा है, ठीक है। आप जब पेशेंट आएगा तो आपने उससे पूछना है, हाँ जी आपने आज क्या खाया, ठीक है। आपने यानी कि एक हफ्ते का पूछ लेंगे आपने कल क्या खाया था, 24 डाइटरी आपने पॉलिसी। एक 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 दिन उससे पहले क्या खाया था। इससे आपको पता चलेगा कि उसकी डाइटरी हैबिट्स क्या हैं, वो डेली रूटीन में कौन सी चीज़ें इनटेक कर रहा है, ठीक है। इससे आपको उसकी डाइटरी हैबिट्स का पता चल जाएगा, ठीक है। यू कैन आस्क व्हाट द फैमिली और मदर एंड द चाइल्ड हैव ईटन ओवर द पास्ट 24 आवर्स एंड यूज दिस डेटा टू कैलकुलेट द डाइटरी स्कोर, ठीक है। इसके इज देयर एनी प्रॉब्लम? आवाज़ आ रही है सबको? जी सर, जी आ रही सर, है। आ रही है। यस सर। तो यस इस सर। तरीके से आप लोगों ने क्या करना है कि जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसका आप लोग पता कर सकते हैं। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स हैं, बायोकेमिकल मेजरमेंट्स हैं, क्लिनिकल हैं और डाइटरी मेजरमेंट है, ठीक है। उसके सर ये बाद हम आ जाते हैं, ये वाले कुछ टर्म्स हैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। क्लबिंग के बारे में अभी देख लेते हैं। क्लबिंग क्या होता है? क्लबिंग occurs when the tips of the fingers enlarge and the nail curve around the fingertips, यानी कि इसमें जो टिप्स होती हैं वो इनलार्ज हो जाती हैं, उनका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और जो नेल की कर्व होती है उसका जो एंगल होता है वो आहिस्ता आहिस्ता लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यूजली ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स, ये एक दिन में नहीं होगा या एक वीक में नहीं होगा, इसको अच्छा खासा टाइम लगेगा, ठीक है। नेल क्लबिंग इज समटाइम्स द रिजल्ट ऑफ लो ऑक्सीजन इन द ब्लड, ठीक है। ये इसकी कॉजेज में आ जाएगा एंड कुड बी अ साइन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ लंग डिजीजेस, या ये जो क्लबिंग है ये काफ़ी सारी डिजीजेस का एक साइन है, ठीक है, जिसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस है, कंजेनिटल साइनोटिक हार्ट डिजीज है, ठीक है। उसके अलावा कुछ अदर बीमारियां हैं जो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि आपने क्लबिंग वाला फार्मूला याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगली टर्म है कोलिनाइचिया। कोलिनाइचिया क्या चीज़ है? इसमें आप लोगों ने स्पून को याद रखना है। इसमें स्पून की तरह के नेल्स होंगे, ठीक है ना, जिस तरह स्पून होता है ना, स्पून में दरमियान में आप लोगों को एक क्या कहते हैं स्पेस मिलती है जिसमें आप कोई चीज़, मैं एक मिनट आप लोगों को दिखाता हूँ स्पून कोलिनाइचिया नेल्स किस तरह के होते हैं। हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? यस यस सर, सर, हो हो रही रही है। है। सर नज़र आ रहा है?
यस सर। यस सर। एक Yes, टिपिकल sir. फाइंडिंग है, आप लोग एक लुक में आप लोग इसको फाइंड आउट कर लेंगे और एक लुक के बाद आप लोग इसका आंसर कर सकते हो कि ये कोलिनाइजिया है। ठीक है, नजर आ रहा है ना? यस क्लबिंग सर। कैसा होता है, क्लबिंग Sir. पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए, फिंगर टिप्स होंगी, उनका जो साइज होगा वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और जो एंगल होता है वो आहिस्ता आहिस्ता लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना? डिस्टॉर्टेड एंगल ऑफ द नेल बेड, इस तरह की, यानी कि ड्रम स्टिक अपीयरेंस होगी जो फिंगर टिप्स होगी ना, जिस तरह ड्रम स्टिक होती है ना, उसकी जो टिप होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है और पीछे से आप देखें तो वो थोड़ा ब्रीक होता है। इसी तरह जो फिंगर की टिप्स होंगी वो थोड़ी ज़रा हेल्दी होंगी, मोटी होंगी, और पीछे की तरफ जाएं तो जो फिंगर्स होंगी वो थोड़ी बारीक होंगी। ठीक है, इसमें कोलिनाइजिया में क्या होगा, स्पून शेप नेल होंगे। ठीक है, ये क्यों होता है? हाइपोक्रोमिक अनीमिया के अंदर ये आपको मिलेगा। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के अंदर। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी कैन रिजल्ट फ्रॉम सेवरल कॉजेज। जो आयरन डेफिशिएंसी है वो उसकी डिफरेंट कॉजेज हो सकती हैं। मेल न्यूट्रिशन हो सकता है, यानी कि आयरन की इनटेक ही कम हो गई है। ठीक है, अगर आप आयरन को इनटेक ही नहीं करोगे तो उसकी ऑफ कोर्स डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, ये कॉज होगी। उसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, गट से आपके ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, जब गट से ब्लीडिंग होगी तो आपको पता है कि ब्लड जो होता है, ठीक है, उसमें क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन किस चीज़ के साथ बनी होती है? उसमें क्या एक चीज़ होती है, एक आयरन होता है। ठीक है, जब आयरन की कमी होगी, ब्लड लॉस हो रहा है, दैट मीन्स आयरन लॉस हो रहा है। ठीक है, जब आयरन की कमी होगी तो उसकी आगे अल्टीमेट कॉज क्या हो रही है? कोलिनाइजिया। उसके अलावा जेनाइटो यूरिनरी ब्लीडिंग, आपके जेनाइटल और यूरिनरी ट्रैक से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उससे यही सेम प्रॉब्लम हो सकती है। उससे भी क्या होगा? आयरन लॉस हो रहा है। ठीक है, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। उसके अलावा वर्म्स, जो आपकी गट के अंदर वर्म्स अगर किसी के गट में हों, वो उससे ब्लड को सक करेंगे। जब ब्लड को सक करेंगे तो वो आयरन को भी साथ में सक कर रहे हैं, क्योंकि आरबीसीज के अंदर आयरन होता है। ठीक है, तो उससे भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। मैलिग्नेंसी में, सीलिएक डिजीज में, ठीक है, सीलिएक डिजीज में क्या होगा? वही मेल न्यूट्रिशन होगी। एंड प्लमर विंसन सिंड्रोम के अंदर भी सेम यही प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये कुछ कॉजेज हैं आयरन डेफिशिएंसी की, और आयरन डेफिशिएंसी इज द कॉज ऑफ कोलिनाइजिया। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है जी? साइनोसिस। ठीक है, साइनोसिस में क्या होता है? साइनोसिस में होता है कि ऑक्सीजन डिप्लीटेड ब्लड जब मूव कर रहा होता है तो उसकी वजह से ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है। अगर फिंगर्स में हम उनको देखें तो फिंगर्स में नजर आए तो उसको हम साइनोसिस बोलते हैं। ठीक है, नोज की टिप में नजर आ सकता है, ओरल मिकोजा में आपको ब्लूइश डिस्कलरेशन नजर आ सकती है। ठीक है, लिप्स के ऊपर आपको ब्लूइश डिस्कलरेशन नजर आ सकती है। जो फिंगर टिप्स होंगी फीट्स की और हैंड्स की फिंगर टिप्स, उधर आपको ब्लूइश डिस्कलरेशन नजर आ सकती है, तो उसको हम साइनोसिस का नाम देते हैं। ठीक है, दो टाइप्स होती हैं, सेंट्रल होती है और पेरिफेरल होती है। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होगा? नॉर्मली जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ब्राइट रेड कलर का होता है। जब ब्लू कलर का ब्लड सर्कुलेट करेगा स्किन के अंदर, ठीक है, तो उसकी वजह से ब्लूइश डिस्कलरेशन आएगी। साइनोसिस कैन बी कॉज्ड बाय मेनी टाइप्स ऑफ सीवियर लंग और हार्ट डिजीजेस। ठीक है, जो लंग और हार्ट डिजीज की वजह से होगी उसको सेंट्रल साइनोसिस कहते हैं। दैट कॉजेज लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड टू बी लो। जब लंग और हार्ट डिजीज होगी तो उसकी वजह से क्या होगा? ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होगा। जब ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो उसकी वजह से सेंट्रल साइनोसिस होगी। अगर पेरिफेरल साइनोसिस होगी तो उसकी वजह से पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज की वजह से पेरिफेरल साइनोसिस हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा रायनाउड्स फिनोमेना, यानी कि विंटर के अंदर, ठीक है, जो ब्लड वेसल्स होंगी फिंगर टिप्स पे
वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। जब वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो उस जगह का ब्लड फ्लो जो होगा वो कम हो जाएगा। जब ब्लड फ्लो कम होगा तो ब्लूइश डिस्कलरेशन होगी, ठीक है, और उसकी वजह से उस जगह पे साइनोसिस होगा। यहाँ तक क्लियर है? सर साइनोसिस एक बार रिपीट कर दें। साइनोसिस रिपीट कर दूं? Cyanosis occurs when oxygen depleted blood which is bluish rather than red, ठीक है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ब्लूइश इन कलर होता है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ब्राइट रेड कलर का होता है। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करेगा तो जिस एरिया में सर्कुलेट करेगा उस जगह पे ब्लूइश कलर आपको नजर आएगा। सर्कुलेट थ्रू द स्किन। साइनोसिस कैन बी कॉज्ड बाय मेनी टाइप्स ऑफ सीवियर लंग डिजीजेस और हार्ट डिजीजेस दैट कॉजेस लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड टू बी लो, ठीक है। समझ आ गई? यस सर। सर काइनिया भी एक दफा समझा दें, ये जो ऊपर टर्म थी। कोलिनाइचा, ये स्पून शेप्ड नेल होते हैं इसमें, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से होता है। ब्लड बॉडी के अंदर जब आयरन डेफिशिएंसी होगी, ठीक है, ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया सर के साथ आपने ये जो क्लबिंग ऑफ एसोसिएशन होती नेल्स है। दिखाया था वो भी स्पून शेप थे? नहीं नहीं, वो वो ड्रम अलग था। स्टिक अपीयरेंस होती है, ड्रम स्टिक। अच्छा दोबारा दिखाता हूँ, एक मिनट। ओके। ये देखिए, ये क्लबिंग है, इसको गौर के साथ देख लें। जब आपने किसी की क्लबिंग चेक करनी होगी तो आप लोगों ने इस तरह से उसको कहना है कि अपने जो फिंगर्स हैं उनको आपस में जोड़ें। दरमियान में आप लोगों को कोई गैप नज़र नहीं आएगा क्योंकि इसका एंगल लॉस हो चुका होता है, तो उसकी वजह से दरमियान में कोई भी गैप नहीं मिलेगा, ठीक है। नॉर्मली आप अगर अपनी फिंगर्स को जोड़ें तो आपको दरमियान में गैप नज़र आ जाता है, लेकिन इसमें आप लोगों को गैप नज़र नहीं आएगा, ठीक है। ये देखें, क्लबिंग नज़र आ रही। यस सर। एक बार सर अब वो आप स्पून शेप नेल्स भी दिखा दें। आप दूसरी, इसको माइंड में रखें, अब दूसरी पिक्चर आप लोगों को दिखाने लगा हूँ, वो देखें। ओके अब ये देखें, डिफरेंस नज़र आ रहा है? यस सर। डिप्रेशन इसमें बनी हुई है, ठीक है। जी अच्छा खासा डिफरेंस है, आप लोग अगर नोट करें तो। डिफरेंस कर सकते हैं ना इसके दरमियान अभी? सर ये वाली शेप तब सर होती है ना जब आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होती है, जो लास्ट टाइम अभी जी आपने रिपीट की थी। जी जी बिल्कुल, ये आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होगी। सही। क्लियर हो गया? जी सर हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है लॉस ऑफ हेयर, ठीक है। हेयर लॉस को एलोपेशिया भी बोलते हैं, ठीक है। कैन अफेक्ट जस्ट योर स्कैल्प और योर इंटायर बॉडी
एंड इट कैन बी टेम्परेरी और परमानेंट। ठीक है, जो हेयर लॉस है वो आपके सिर्फ और सिर्फ स्काल्प को भी इफेक्ट कर सकता है, स्काल्प के अलावा आपकी पूरी बॉडी को भी इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, जो हेयर लॉस है वो टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। इट कैन बी द रिजल्ट ऑफ हेरिडिटरी, यानी कि ये कंजेनिटल भी हो सकता है या हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है। माशाल्लाह। उसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस और अ नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई टर्मिनली इल पेशेंट है, उसके अंदर भी आपको हेयर लॉस मिल सकता है। ठीक है, और उसके अलावा एजिंग में भी आपको हेयर लॉस मिल सकता है, नॉर्मल फिनोमेना है। ठीक है, एनीवन कैन लूज हेयर ऑन देयर हेड बट इट्स मोर कॉमन इन मेन। ठीक है, किसी का भी हेयर लॉस हो सकता है लेकिन मेन के अंदर ये ज़्यादा कॉमन है। One cause may be changing level of hormone during menopause in case of female। ठीक है, फीमेल्स के अंदर जिस वक्त मेनोपॉज होता है तो उस टाइम पे उनके फीमेल्स में भी हेयर फॉल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल फॉल मीनिंग दैट दे विल अफेक्ट एंड्रोजेंस मेल हार्मोन्स आर इंक्रीज्ड। ठीक है, जिस वक्त फीमेल के जो अपने हार्मोन्स होंगे उनका लेवल डिक्रीज होगा तो उस वक्त जो दूसरे मेल हार्मोन्स होते हैं, एंड्रोजेंस होते हैं, उनका लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। जब एंड्रोजेंस का लेवल इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा। ये किस वक्त होता है? मेनोपॉज। ठीक है ना, जिस वक्त मेनोपॉज हो जाएगा। अदर फैक्टर्स सच एज स्ट्रेस, डाइट, genetics may contribute to the hair loss. Research shows that a lack of vitamin D in your body can lead to hair loss। ठीक है, विटामिन डी की जब बॉडी के अंदर कमी होगी उसकी वजह से भी हेयर लॉस हो सकता है। कंफर्म नहीं है, जस्ट रिसर्च है। वन रोल ऑफ विटामिन डी प्लेज इज स्टिमुलेटिंग न्यू एंड ओल्ड हेयर फॉलिकल्स। जो विटामिन डी है वो ओल्ड हेयर फॉलिकल्स और जो न्यू हेयर फॉलिकल्स हैं उनको स्टिमुलेट करता है। जब उनको स्टिमुलेट करेगा तो हेयर ग्रोथ इंक्रीज होगी। When there isn't enough vitamin D in your system, new hair growth can be stunted। अगर आपके बॉडी के अंदर इनफ विटामिन डी नहीं होगा तो उसकी वजह से जो हेयर ग्रोथ है वो रुक जाएगी। हेयर लॉस विटामिन सच एज बायोटीन। ठीक है, अगर बायोटीन की कमी होगी, नियासिन विटामिन B3 जिसको बोलते हैं उसकी कमी होगी, एंड विटामिन सी and minerals for hair loss such as zinc and iron provides essential hair nutrients to nourish healthy and longer hairs। ठीक है, बायोटीन है, नियासिन है, विटामिन सी और उसके अलावा जिंक, ये हेयर ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं। ठीक है, विटामिन्स और मिनरल्स हैं, इनकी मौजूदगी में जो हेयर ग्रोथ है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ईटिंग enough of these key hair growth vitamins can help to prevent hair loss in both men and women। अगर कोई पर्सन इन विटामिन्स को और ये वाले जो की मिनरल्स हैं इनकी इनटेक इंक्रीज करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस पर्सन के अंदर हेयर लॉस जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, चाहे वो आदमी हो या औरत। ठीक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। इज दैट क्लियर? यस सर। समझ आ रही है? जी सर। उसके बाद शाइनी स्किन। ठीक है, शाइनी स्किन क्या होती है? इट इज परफेक्टली हेल्थी एंड नॉर्मल फॉर द स्किन टू हैव सम शाइन। लैक ऑफ शाइन और ग्लो कैन बी अ साइन ऑफ पुअर डाइट, इनसफिशिएंट स्लीप एंड डिहाइड्रेशन। ठीक है, अगर किसी की स्किन शाइन करती है वो परफेक्टली ऑलराइट है। ठीक है, परफेक्ट बिल्कुल ठीक है, और ये हेल्थी स्किन की एक अलामत है। ठीक है, अगर किसी की स्किन का ग्लो कम हो गया है, ठीक है, तो वो क्यों हो सकता है? इट माइट बी बिकॉज ऑफ पोअर डाइट, बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट स्लीप, बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। ठीक है, however if your face gets extremely oil or shiny by noon, chances are you have a slight problem with sebum production। ठीक है,
यानी कि अगर दोपहर के टाइम पे आपका जो फेस है वो कुछ ज़्यादा शाइनी हो गया है, दैट मीन्स आपके जो सीबम प्रोडक्शन वाले ग्लैंड्स हैं वो ओवर एक्टिव हैं, वो ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, जब ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस करेंगे तो आपकी स्किन के ऊपर जब लाइट पड़ेगी तो वो आपकी स्किन के ऊपर ऑयल की वजह से वो रिफ्लेक्ट होगी। द फर्स्ट इज़ द सिंपल physics of cell renewal. Skin glows when it's smooth enough to reflect light. ठीक है, स्किन उसी वक्त ग्लो करेगी जब वो इतनी स्मूथ होगी कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके। ऑन द अदर हैंड स्किन बिकम्स डल व्हेन रफ डेड स्किन सेल्स पाइल्स अप एंड डिफ्यूज लाइट। जिस वक्त आपकी स्किन के ऊपर डेड सेल्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, आपकी स्किन रफ हो जाएगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो लाइट पड़ेगी वो अब्जॉर्ब होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जब लाइट अब्जॉर्ब होगी वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, जब रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो स्किन ग्लो नहीं करेगी। ठीक है, children and teenagers glows more easily because their skin cell turnover or renewal rate every 28 days on average। ठीक है, जो चिल्ड्रन हैं या टीनेजर्स हैं उनके अंदर जो सेल टर्नओवर होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट 28 डेज। तो उनके अंदर जो स्किन का ग्लो होता है वो एज कम्पेयर टू ओल्डर पर्सन, उनके अंदर स्किन का ग्लो ज़्यादा होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? सर आपने अभी एक वर्ड बोला सेल टर्न ऑन, टर्न ओवर टर्न ओवर यानी क्या कि होता है सर ये? टर्न ओवर का मतलब है कि जो पहले स्किन थी वो आहिस्ता आहिस्ता वो सेल्स डेड हो गए और उनकी जगह न्यू सेल्स ने ले ली है। ठीक है, ये एक साइकिल तो है। ठीक है, जी जी, अच्छा ठीक है, पूछ ले क्या ठीक है। पूछना है। सर मैं कहती हूँ मतलब कि ये डेड स्किन सेल्स होंगे या मतलब कि न्यू स्किन सेल्स होंगे, मतलब जिसकी वजह से स्किन शाइन करेगी? हर टाइम पे ये प्रोसेस चल रहा होता है, कुछ सेल्स डेड हो रहे हैं, कुछ न्यू बन रहे हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस चलता रहता है। इसी यही वजह है कि आपके चेहरे पे अगर कोई निशान कोई स्कार वगैरह बनते हैं तो वो कैसे ख़त्म हो जाते हैं, बिकॉज जो ओल्ड सेल्स होते हैं उनकी जगह फिर न्यू सेल्स ले लेते हैं। ठीक है, सही है, ठीक है। ये प्रोसेस नॉर्मली हर टाइम पे चल रहा होता है। जो टीनेजर्स या चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर जो स्टेम सेल होते हैं ना, स्टेम सेल होते हैं जो पेरेंट सेल होते हैं जिसमें से सारे सेल्स बन रहे होते हैं। ठीक है, उनके अंदर जो स्टेम सेल होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो जब ज़्यादा एक्टिव होंगे तो वो टाइमली न्यू सेल्स आ रहे होंगे। ठीक है, और डेड स्किन ऊपर से उतर रही होगी। जब न्यू सेल्स आ रहे होंगे तो न्यू स्किन क्या होगी, ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्लो करेगी, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी। तो आपने देखा होगा कि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा एक अच्छे ट्रिगर प्रेशर होता है, ज़्यादा ग्लो करती है। ठीक है, एज कम्पेयर टू 30 ईयर ओल्ड कोई ले लो या 40 या उससे भी ज़्यादा। सर ठीक है, वो तो ठीक है, हाँ जी, लेकिन अप टिल नाउ जब क्लियर है? जी 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 सर सर, क्लियर है। जी पूछ लें क्या पूछना। सर मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आपने बोला ना टर्नओवर हो जाते हैं, लाइक जो हमारे स्कार्स वगैरह होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं, उनकी जगह रिप्लेस होकर न्यू आ जाते हैं। लेकिन जब हमारे स्कार्स पता है वो एक्ने के लिए जो जाते ही नहीं है सर, वो उसका क्या सिनेरियो होता है, लाइक वो जो डेड सेल होते हैं वो रिमूव नहीं होते वहां से, डेड स्कार रह जाता है? नहीं नहीं, मेरी बात सुने, अगर आपकी सिर्फ ऊपर वाली जो स्किन की लेयर है ना, एपिडर्मिस तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो चले जाते हैं। ठीक है, अगर कोई लीजन उससे डीप चली गई है तो वो आपकी डर्मिस तक, ठीक है, डर्मिस से भी नीचे चली गई है तो उससे क्या होगा, वो स्कार्स आपके उन टिश्यूज तक चले गए हैं जो दोबारा रिप्लेस नहीं होते। हाँ, ये है कि बाज़ ऐसी कुछ मेडिकेशंस हैं जिससे जो सेल टर्नओवर है उसको इंक्रीज किया जा सकता है, या जो स्किन की लेयर है उसको जो स्टीरॉइड्स वगैरह यूज़ करते हैं उससे क्या होता है, या कॉस्मेटिक्स में कुछ ऐसी कॉस्मेटिक्स हैं जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्किन की लेयर है उसकी जो थिकनेस है उसको कम कर दिया जाता है। ठीक है, इसी वजह से जो लाइट की सेंसिटिविटी है उस स्किन के लिए वो इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल कोई बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक यूज़ करता है, जब वो
लाइट के सामने एक्सपोज होता है तो अच्छी खासी जलन होती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि वो अगर वो डीप चले गए हैं, वो जो स्कार्स हैं वो डीप हैं, तो वो जल्दी ख़त्म नहीं होते। हाँ, पॉसिबिलिटी है कि वो हो जाते हैं ख़त्म, लेकिन अगर वो ज़्यादा डीप हैं तो उनके ख़त्म होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन बाय द टाइम आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वो ख़त्म होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और कुछ समझ आइए? जी सर आइए। यस सर आ गई। ठीक हो गया। शाइनी स्किन के बाद नेक्स्ट है एडिमा। एडिमा हैपेंस व्हेन योर स्मॉल ब्लड वेसल्स लीक्स फ्लूइड इन नियर बाय टिश्यूज। जिस वक्त आपकी जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें से फ्लूइड ओज आउट होके आपके इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि वो जो एरिया होगा वो स्वेल अप हो जाएगा, ठीक है, और उस कंडीशन को एडिमा का नाम देते हैं, ठीक है। इट कैन अफेक्ट अ स्मॉल एरिया और द इंटायर बॉडी, यानी कि ये थोड़े से एरिया से लेके पूरी बॉडी को इन्वॉल्व कर सकता है, डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी जगह पे चोट लगी है, उस जगह पे एडिमा हो गया है, दैट इज़ अ नॉर्मल फिनोमेना, ठीक है। वो उसी लोकल एरिया में होगा, वो पूरी बॉडी को इन्वॉल्व नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप किसी के जो किडनीज हैं वो काम करना छोड़ दें, यानी कि CRF क्रॉनिक रीनल फेलियर के अंदर, या CLD क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के अंदर, या CHF कंजस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर, क्या होगा इंटायर बॉडी का, जिसको एनासार का बोलते हैं, ठीक है, आपको इंटायर बॉडी के अंदर एडिमा मिलेगा, सही है। इट कैन अफेक्ट अ स्मॉल एरिया और द इंटायर बॉडी। मेडिकेशंस की वजह से भी एडिमा हो सकता है, प्रेगनेंसी की वजह से एडिमा हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से एडिमा हो सकता है, एंड मेनी अदर मेडिकल प्रॉब्लम्स सच कैन कॉज एडिमा। और कौन सी मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एक मैंने पहले आप लोगों को बता दिया कि कंजस्टिव कार्डियक फेलियर, ठीक है। एक है सिरोसिस और CLD, जिसको क्रॉनिक लिवर डिजीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद किडनी डिजीज़, फॉर एग्जांपल कौन सी किडनी डिजीज़ है, CRF क्रॉनिक रीनल फेलियर, ठीक है। उसके अलावा नेफ्राइटिक सिंड्रोम, ठीक है, जिसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम, वीकनेस और डैमेज टू द वेन्स इन योर लेग्स, ठीक है। जो आपकी लेग्स की वेन्स हैं अगर वो वीक हैं या वो डैमेज हो गई हैं, ठीक है, जिसको वेरिकोज वेन बोलते हैं, उनके अंदर जो वॉल्स हैं वो डैमेज हो गए हैं, तो उस कंडीशन में जो ब्लड है उस जगह पे स्टे करेगा, जैसे जब उस जगह पे स्टे करेगा तो उस जगह का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होगा। जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, यानी कि ऑनकोटिक और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के दरमियान जो इक्विलिब्रियम होता है, जब वो डिस्टर्ब होगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, तो फ्लूइड ooze आउट होना स्टार्ट हो जाएगा इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस। जब इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर ooze आउट होगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर तो ज़्यादा है लेकिन ऑनकोटिक प्रेशर कम है, तो उसको दोबारा वेसल्स के अंदर लेके आना उस ऑनकोटिक प्रेशर के पास में नहीं होगा, तो उन इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, उस जगह पे इकट्ठा होगा, तो उस कंडीशन को एडिमा बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा इनएडुकेट लिम्फेटिक सिस्टम, जो लिम्फेटिक सिस्टम है अगर वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, क्योंकि जो ooze आउट फ्लूइड होता है, ठीक है, जिसको ऑनकोटिक प्रेशर दोबारा वेसल्स के अंदर नहीं लेके आ सकता, अगर हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो प्रॉपरली काम कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, लिम्फेटिक सिस्टम उसको इकट्ठा करके ला के ब्लड वेसल्स के अंदर डाल देगा, ठीक है, हमारे CVS सिस्टम के अंदर डाल देगा। लेकिन अगर लिम्फेटिक सिस्टम भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, एडिमा हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा सीवियर लॉन्ग टर्म प्रोटीन डेफिशिएंसी, अगर लंबे अरसे तक प्रोटीन डेफिशिएंसी हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, सेम एडिमा वाला। कैसे हो सकता है, मेल न्यूट्रिशन, ठीक है, मेल न्यूट्रिशन के आगे मैंने पहले भी आपको कॉजेज बता दी हैं कि अगर इनटेक ही ना करें प्रोटीन की तो उस कंडीशन में प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी के अंदर, ठीक है। अगर इनटेक कर रहे हैं तो अगर गट की कोई अबनॉर्मेलिटी है और गट से प्रोटीन एब्जॉर्ब ना हो, उस कंडीशन में भी हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन के कंटेंट है वो डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है।
उसके अलावा अगर लिवर की प्रॉब्लम होगी उस कंडीशन में भी प्रोटीन के कंटेंट डिक्रीज होंगे। उसके अलावा अगर किडनी से प्रोटीन यूरिया स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि किडनी प्रोटीन को बाहर निकालना स्टार्ट कर देगा, उस कंडीशन में भी बॉडी के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, तो उस वजह से एडीमा होगा। थोड़ा सा मैंने एडीमा का भी इंट्रोडक्शन दिया है, समझ आई है? यस सर। आई है। यस सर। बोर तो नहीं हो रहा है? नो नो सर। सर। नो सर। मैंने इसलिए थोड़ा थोड़ा ये एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में बड़ी दफ़ा आप लोगों को रिवाइज करवा चुका हूँ, बाकी सारी चीज़ें भी आप लोगों को रिवाइज करवा चुका हूँ जो करवाने वाली थी। तो कुछ लोगों ने आई गेस ये भी कहा कि सर ने ये वाली टर्म्स नहीं पढ़ाई, तो इसलिए मैंने कहा चलो इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, मैंने ट्राई तो किया है, बाकी आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। मैंने अपनी तरफ से जी सर, आ रही है समझ। सर ये सर आप बहुत अच्छी समझ आ रही है। जी सर आज हमारी सेकंड लास्ट क्लास है ना, तो आप जब हमारी क्लासेस मतलब एंड हो जाएंगी, वाइंड अप हो जाएंगे, तो आप हमें प्लीज काइंडली रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे। रिकॉर्डिंग्स मैंने पहले ही सेंड कर दी हैं। ठीक है, आप लोग ऐसा करें कि मैंने चैनल बनाया हुआ है मेडिकल इन्फो के नाम से, मैंने आप लोगों को लिंक भी सेंड किया था, तो आप सब लोग ऐसा करें कि उसको सब्सक्राइब भी कर सर लें। मुझे ठीक है यूट्यूब वाला चैनल था, वो आपका अपना था, जी, वो तो मेरा आपने हमें अपना कल है जी, उसको सब्सक्राइब ओके सर, कर हम दें उसको सबके सब। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर देंगे। ओके सर, लाइक भी कर देंगे। हाँ लाइक लाइक भी करते हैं। ठीक है, और जो भी इधर से लेक्चर ले रहा हूँ उसकी वीडियोस मैं उधर अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग उधर आपको मिलते जाएंगे। ओके ओके सर। सर। वैसे भी अभी उसको मैं एक्टिव करूँगा, तो कोशिश कर रहा हूँ कि जो छोटे छोटे वीडियो ट्यूटोरियल हैं वो उधर अपलोड किया करूँगा बना सर के। रिकॉर्डिंग्स आपके सारे लेक्चर्स किए हैं या अभी नहीं किए आपने सेंड बाकी की? मैंने मोस्टली रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर दी हैं, एक जो लास्ट लेक्चर दिया है उसकी नहीं की, और एक आज वाले लेक्चर की रहती है। ठीक है, ये मैं इंशाल्लाह कर दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक हो गया, एडिमा भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? सर आपने लिम्फ एलएमएस पे नोड्स। सबको इनरोल कर दिया? एलएमएस पे क्यों इनरोल करना है? तो सर आपने कहाँ अपलोड की है फिर क्या चीज़? रिकॉर्डिंग्स? आप कह रहे हैं ना। सर ने यूट्यूब मेल चैनल। भेजी है अपने हमने लिंक यूट्यूब भेजा चैनल था की, एक, वहां पे इसमें है। यूट्यूब चैनल पे मैंने सारे रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर दी हैं। ठीक है, ये भी इंशाल्लाह मैं कर दूंगा, तो आप लोग उधर से डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है? ओके सर। जी क्या चीज़? चलें, इसके बाद आगे आ गए लिम्फ नोड्स। ग्राइन के बारे में आ गया है, ग्राइन द लिम्फ ग्लैंड्स नोड्स। ठीक है, इसमें आप लोगों ने क्या चीज़ें नोट करनी होती है? साइज देखना होता है। ठीक है, टेंडरनेस देखनी होती है, फिक्सेशन देखनी होती है, और उसकी कंसिस्टेंसी देखनी होती है। ठीक है, लिम्फ नोड में लिम्फ नोड क्या चीज़ है? अ स्मॉल बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स दैट इज अ पार्ट ऑफ बॉडीज इम्यून सिस्टम। ठीक है, ये छोटे छोटे बीन की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, जो कि हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, इन लिम्फ नोड्स के अंदर आपको लिम्फोसाइट्स मिलते हैं। लिम्फ नोड जो लिम्फेटिक इकट्ठा होकर आ रहा होता है ना टुवर्ड्स चेस्ट। ठीक है, चेस्ट में आने के बाद इस जगह पे वो लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के अंदर जितना लिम्फ होता है उसको डाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये उस लिम्फेटिक्स के रास्ते में चैनल्स होते हैं, फिल्टर्स लगे होते हैं। ठीक है, वो लिम्फ जब आता है वो इन फिल्टर्स में से गुजर के आगे फिर ऊपर की तरफ जा रहा होता है, ऊपर वाले बॉडी पार्ट की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, तो ये फिल्टर करते हैं कि आया कि इसमें कोई फॉरेन एंटीजन तो नहीं है। अगर फॉरेन एंटीजन होगा तो उसको पकड़ेंगे और उसको किल करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक है, lymph nodes filter the substances that travel through the lymphatic fluid and they contain lymphocytes. ठीक है, that help the body to fight against the infectious diseases. ठीक है, आप
इनको पल्पेट कैसे कर सकते हैं, आपने इनको फिंगर टिप्स के साथ पल्पेट करना है इन अ जेंटल सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन, और जेंटली आप लोगों ने फिंगर टिप्स के साथ इनको पल्पेट करना है। और दूसरे नंबर पे जो आप लोगों ने हमेशा एक बात याद रखनी है, हमेशा दोनों साइड को कंपेयर करना है, ठीक है। अगर आप राइट साइड के लिम्फ नोड चेक कर रहे हैं तो आपने हमेशा उसी, फॉर एग्जांपल ग्रोइन के अगर आप राइट साइड के चेक कर रहे हैं तो आपने ग्रोइन के लेफ्ट साइड के भी चेक करना है, ठीक है। और दोनों को आपस में कंपेयर करना है, आया कि दोनों में कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा, ठीक है, आया कि एक साइड के लार्ज हैं दूसरे साइड के नॉर्मल हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों ने नोट करनी है और दोनों साइड को आपस में कंपेयर करना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या चीज़ें देखनी होती है, साइज, असेस द साइज ऑफ द लिम्फ नोड, आपने लिम्फ नोड का जो साइज है उसको असेस करना है, ठीक है। अजान हो रही है, अजान के बाद स्टार्ट करते हैं, 1 सेकेंड। चलो, यस, आ रहा हूँ बस थोड़ा। चलें जी,
स्टार्ट करें। लिम्फ नोड्स में हमने क्या करना होता है, साइज को असेस करना है, ठीक है। उसके बाद हमने लिम्फ नोड की शेप को असेस करना है, उसके बॉर्डर्स को डिटरमाइन करना है कि लिम्फ नोड के बॉर्डर जो हैं वो पल्पेबल हैं या नहीं है, अगर हैं तो रेगुलर हैं या इरेगुलर हैं, ठीक है। कंसिस्टेंसी को डिटरमाइन करना है कि लिम्फ नोड जो हैं वो सॉफ्ट हैं, हार्ड हैं या रबरी हैं, ठीक है। ये इससे आप अच्छी खासी जो आपकी डीडीज हैं वो रूल आउट हो जाएंगी। टेंडरनेस को आप लोगों को देखना है कि आया के पेशेंट के दरमियान जो लिम्फ नोड्स हैं वो पेनफुल तो नहीं है, ठीक है। लिम्फ नोड्स में आप लोगों ने क्या चीज़ें देखनी है, क्या चीज़ होती है लिम्फ नोड, समझ आ गई? यस सर। अभी हम बात करते हैं ग्रोइन लिम्फ नोड्स की। दो मेजर एरियाज हैं जिसमें आप लोगों ने लिम्फ नोड्स को, दो नहीं बल्कि तीन है। एक नेक है, ठीक है, उसके बाद एक्सिला है, उसके बाद ग्रोइन है, ठीक है। ग्रोइन लिम्फ नोड्स आल्सो कॉल्ड इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, ठीक है। इन लिम्फ नोड्स को इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स भी कहा जाता है। आर यूजुअली अफेक्टेड बाय द इन्फेक्शन और इलनेस इन द लोअर बॉडी, ठीक है। लोअर लिम्स की अगर इन्फेक्शन होगी या लोअर लिम्स में कोई इशू चल रहा होगा तो उस कंडीशन में ये जो ग्रोइन लिम्फ नोड्स होंगे ये इनलार्ज हो जाएंगे। द फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ स्वॉलन ग्रोइन लिम्फ नोड्स इन वुमेन। वुमेन के अंदर अगर लिम्फ नोड्स इनलार्ज होंगे वो किस वजह से हो सकते हैं, अगर विजाइनल इन्फेक्शन है, यीस्ट की वजह से विजाइनल इन्फेक्शन है विच इज़ कॉज्ड बाय एन ओवरग्रोथ ऑफ फंगाई और कैंडिडा एल्बिकेंस, ठीक है। उसके अलावा पीपल शुड सी अ डॉक्टर इफ दे हैव परसिस्टेंटली स्वोलन लिम्फ नोड्स। नॉर्मली अगर लिम्फ नोड्स लार्ज होंगे तो एंटीबायोटिक्स की शॉट लेने के बाद वो नॉर्मल हो जाएंगे। जब वो इन्फेक्शन सबसाइड होगी तो लिम्फ नोड्स दोबारा नॉर्मल साइज पे आ जाएंगे, दोबारा ठीक हो जाएंगे, ठीक है। अगर जो स्वोलन लिम्फ नोड्स हैं वो परसिस्ट करें, वो उनका जो साइज है वो कम ना हो, तो उस सूरत में क्या होगा, जिस जो भी पर्सन है उसको डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए, ठीक है। ये कितने दिनों तक, अगर कुछ दिनों तक, फॉर एग्जांपल एक वीक या 1.5 वीक तक वो जो स्वोलन लिम्फ नोड्स हैं उनका जो साइज है वो डिक्रीज ना हो। और इफ द लिम्फ नोड्स आर पेनफुल और काजिंग डिस्कम्फर्ट, ठीक है। अगर वो लिम्फ नोड्स पेनफुल हैं या उनकी वजह से कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ठीक है, पेशेंट को कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में भी क्या करना है कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए पेशेंट को, ठीक है। ट्रीटमेंट फॉर स्वोलन लिम्फ नोड्स डिपेंड्स ऑन द कॉज। अभी जो स्वोलन लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है, उनका जो ट्रीटमेंट है डिपेंड करता है कि इन लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग की कॉज क्या है, किस वजह से ये लिम्फ नोड्स जो हैं वो स्वेल हुए हैं। तो उसकी कॉज को ट्रीट करेंगे तो लिम्फ नोड्स तो बहुत ठीक हो जाएंगे, ठीक है। फॉर इंस्टेंस सेलुलाइटिस हो सकती है उसकी कॉज, स्किन इन्फेक्शन हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह की अगर कोई भी कॉज होगी तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स लेंगे, तो वो कॉज जैसे सबसाइड होगी लिम्फ नोड्स दोबारा नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है। तो लिम्फ नोड जब भी स्वेल अप होंगे, जब भी लार्ज होंगे, जब भी टेंडर होंगे, तो वो हमारे लिए एक साइन होता है कि इज दैट क्लियर? कोई इशू तो नहीं है यहाँ तक, समझ आ रही है? यस सर, आ रही है। नो सर। क्या चीज़ क्लियर नहीं है मुझे बता दो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर क्लियर है, कोई इशू नहीं है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए कहा था नो सर। चलें ठीक है। एंड एक्सक्यूज मी सर, जी जी, नमाज पढ़ ले। बस चलें आप लोग 3-4 मिनट और रुक जाएं, ठीक है। 6 बजे हम क्लास एंड कर देंगे, ठीक है। जी सर, ठीक है। चलें आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं, बाकी जो टर्म्स रह गई हैं वो इंशाल्लाह मैं कल एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है।
अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो लाजमी पूछ लिया करे, ठीक है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप सर अटेंडेंस हो गई? ठीक है। मुझे इसी क्वेश्चन की बस उम्मीद है, अटेंडेंस के बारे में लाजमी पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने पूछ लिया।